20 फैक्ट्स अबाउट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 जो कि शायद ही आपको पता होंगे। नंबर 1, ईगो जब स्टार-लॉर्ड, गमोरा एंड ड्रैक्स को फर्स्ट टाइम अपने प्लैनेट पर लेकर आता है तो शायद ही आपने नोटिस किया हो, बट यहाँ पर हमें कुछ स्कल लाइक फॉर्मेशंस देखने को मिलती हैं, जिससे कि ईगो की रियल इंटेंशंस को फोरशैडो किया गया था ये प्लैनेट एक्चुअल में है क्या। नंबर 2, मूवी के सीन में ईगो रिवील करता है कि उसने क्विल की मोम के ब्रेन में जानबूझकर ट्यूमर डाला था, जिसकी वजह से वो मारी जाती है। It broke my heart to put that tumor in her head. एंड आयरोनिकली खुद ईगो भी ऐसे सिमिलर वे में मारा जाता है जब ग्रूट उसके ब्रेन में एक बॉम्ब को लगाकर उसे एक्टिवेट करता है। नंबर 3, फर्स्ट गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी मूवी के एंड में जब योंडू को शिप में जाते हुए दिखाया जाता है तो उस टाइम वो क्रैगलिन से बात करते हुए ईगो को एक जैकएस बताता है। जस्ट लुक एट दिस सीन। Yeah, Quill turned out okay. Probably good we didn't deliver him to his dad like we was hired to do. Yeah, that guy was a jackass. और इस मूवी में भी योंडू ईगो से मिलते हुए बड़े प्यार से वही एग्जैक्ट सेम वर्ड्स बोलता है। Hey there, jackass. नंबर 4, मूवी के स्टार्टिंग में बेबी ग्रूट का जो डांस देखने को मिला था तो इसे खुद डायरेक्टर जेम्स गन ने कोरियोग्राफ किया था और इन्होंने खुद इस डांस का मोशन कैप्चर परफॉर्म किया था। एंड विजुअल इफेक्ट टीम को इस डांस सीन को कम्प्लीटली रेंडर करने में अराउंड 2 साल लगे थे, जिसके बाद जाके हमें एडोरेबल डांस सीन देखने को मिला था। नंबर 5, स्पेशली इसी मूवी के लिए बेबी ग्रूट का एक 10 इंच टॉल मॉडल क्रिएट किया गया था, जिसको ऑलमोस्ट इस मूवी के हर एक सीन में लाइटनिंग रेफरेंस के तौर पर यूज किया गया है। एंड आल्सो इस मॉडल के होने से बाकी के फेलो एक्टर्स को भी हेल्प मिलती थी, जिसकी मदद से वो बेबी ग्रूट की एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से रिएक्ट कर पाते थे। नंबर 6, मूवी के सीन में नेबुला गार्डियंस को उसे फ्री करने के लिए कहती है ताकि वो उनकी मदद कर सके, जिस पर क्विल कहता है कि एक सुपर विलेन होने के बावजूद भी उसे अच्छे से झूठ बोलना भी नहीं आता। जस्ट लुक एट दिस सीन। Attack me the moment I let you go. No, I won't. You know, you'd think an evil supervillain would learn how to properly lie. एंड क्विल की इसी बात को थैनोस अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में कंफर्म भी करता है कि उसने अपनी दोनों डॉटर्स को बहुत सी चीजें सिखाई हैं, बट झूठ बोलना कभी नहीं सिखाया। नंबर 7, मूवी के सीन में नेबुला गमोरा से कहती है कि उसे रॉकेट के साथ नहीं रहना। You're leaving me with that fox? He's not a fox. एंड आई डोंट नो ये सिंपली एक डायलॉग था या फिर फोरशैडोइंग, बट अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में थैनोस के स्नैप के बाद गार्डियंस की टीम में सिर्फ ये दोनों ही कैरेक्टर सर्वाइव कर पाते हैं। नंबर 8, योंडू के फ्यूनरल के टाइम हमें उसकी बॉडी के आसपास एक तरह की डेकोरेशन देखने को मिलती है। तो इस डेकोरेशन में दिखाए गए सभी डिफरेंट बार्स, मेडल्स एंड पेन्स यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री के सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते थे और इन सब के बीच में हमें एक ट्रोल डॉल को भी दिखाया जाता है। तो ये वही सेम डॉल थी जो कि योंडू को फर्स्ट मूवी में ओम के अंदर मिलती है इन्फिनिटी स्टोन की जगह। एंड योंडू के फ्यूनरल पर जो सॉन्ग चलाया जाता है तो वो था फादर एंड सन बाय कैट स्टीवंस, जिससे कि योंडू एंड क्विल की फादर सन रिलेशनशिप को सिंबलाइज किया गया था। नंबर 9, ओपनिंग टाइम सीन में जब भी ड्रैक्स बेबी ग्रूट के आसपास होता है तो उस टाइम ग्रूट वहीं पर फ्रीज हो जाता है, जो कि सिमिलर हमें फर्स्ट मूवी के एंड में भी देखने को मिला था। एंड ग्रूट के ऐसे फ्रीज होने की वजह ये थी क्योंकि ड्रैक्स को एक्चुअल में डांस पसंद नहीं है, जिसको खुद वो इस मूवी में कंफर्म भी करता है। Shadow. There are 2 types of beings in the universe. Those who dance and those who do not. नंबर 10, इस मूवी के लिए एक्टर डेव बाटिस्टा को ड्रैक्स बनाने में सिर्फ 1.5 घंटा ही लगता था, क्योंकि फर्स्ट मूवी में मेकअप प्रोसेस पूरा करने में 4.5 से 5 घंटे लग जाते थे। और ऐसे सिमिलर इस मूवी में एक्ट्रेस कैरन गेलियन को नेबुला बनाने में 2.5 घंटे ही लगते थे, क्योंकि फर्स्ट मूवी में इनके इस मेकअप प्रोसेस में 4 से 4.5 घंटे लग जाते थे। तो फर्स्ट मूवी के मुकाबले सेकंड मूवी में इन एक्टर्स के मेकअप प्रोसेस को बहुत ही जल्दी किया जाता था। नंबर 11, जब डायरेक्टर जेम्स गन इस मूवी की स्क्रिप्ट को लिख रहे थे तो उस टाइम मार्वल के पास ईगो के कैरेक्टर्स राइट्स नहीं थे, क्योंकि इस कैरेक्टर के राइट्स 20th सेंचुरी फॉक्स के पास थे। बट जेम्स गन ईगो की स्टार-लॉर्ड के फादर के रोल में दिखाना चाहते थे और फिर जेम्स गन के पूछने के बाद फॉक्स ने मार्वल को इस मूवी में ईगो को यूज करने की परमिशन दी थी। इसके बदले मार्वल ने फॉक्स को नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड कैरेक्टर का फुल क्रिएटिव फ्रीडम दिया था कि वो उस कैरेक्टर को डेडपुल मूवी में अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। नंबर 12, ईगो जब स्टार-लॉर्ड को अपने रियल मिशन के बारे में बताता है तो उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि इस यूनिवर्स में ट्रैवल करते हुए जितनी भी लाइफ फॉर्म्स मिली थी तो वो सभी डिसअपॉइंटिंग थी। इसके बाद उसे रियलाइज होता है कि उसे सभी यूनिवर्सेस को खुद में ही ऐड करना होगा, जो कि उसके ऑनर एंड नाम को और भी बड़ा करेगा। एंड ईगो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग आई और मी होता है, जो कि एक्सट्रीम प्राइड एंड वैनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एक पर्सन खुद को सबसे सुपीरियर मानता है। और इसी को रिप्रेजेंट करते हुए इस मूवी में हमें ईगो का मिशन भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। नंबर 13, विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग इस मूवी में हमें जो ईगोस प्लैनेट देखने को मिला था तो इसमें 1 ट्रिलियन पॉलीगॉन्स थे, जो कि CGI से किया गया था। और इस मूवी के रिलीज के टाइम तक मार्वल की मूवी में उस टाइम का सबसे बिगेस्ट विजुअल इफेक्ट था, जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिला था। नंबर 14, वन ऑफ द पोस्ट क्रेडिट्स में हमें योंडू की ओल्ड टीम को फिर से असेंबल होते दिखाया जाता है, जिनमें हमें एक AI मेन फ्रेम भी देखने को मिलता है। तो इस कैरेक्टर को खुद सिंगर माइली साइरस ने वॉइस दी थी, जिसको खुद बाद में डायरेक्टर जेम्स गन ने भी कंफर्म किया था। नंबर 15, जब ईगो पीटर को उसकी रियल पावर्स को रिवील करता है कि वो क्या क्या कर सकता है तो उस टाइम क्विल इटर्निटी वर्ड को मेंशन करता है।
eternity. तो इस सीन में पीटर को नेवर एंडिंग एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है, जिसे देखने के बाद ही शायद उसे वो इटर्निटी कहता है। बट साथ में ये नोट भी था मार्वल कैरेक्टर इटर्निटी को, जो कि हमें थोर लव एंड थंडर मूवी में देखने को मिला था, जिसे ऑल पावर गॉड भी कहा जाता है। नंबर 16, मूवी के एंड कट्स में जब सभी गार्डियंस को डांस करते हुए दिखाया जाता है, तो इनके बीच में हमें ग्रैंड मास्टर का कैरेक्टर भी देखने को मिलता है, जो कि इस मूवी का पार्ट भी नहीं था। तो एक्चुअल में लिटिल नॉर्थ थोर रैग्नारोक मूवी को, जिसको ट्रेलर वॉल्यूम 2 के कुछ हफ्ते पहले रिलीज किया गया था। नंबर 17, इस मूवी के लिए एक्टर ब्रैडली कूपर ने रॉकेट की लाइंस को रिकॉर्ड करते वक्त एक मोशन कैप्चर हेडपीस भी पहना हुआ था, ताकि रॉकेट की वॉइस को परफॉर्म करते हुए उसके फेशियल एक्सप्रेशन को भी परफेक्टली सिंक्रोनाइज कर सकें, क्योंकि फर्स्ट मूवी के लिए इन्होंने सिर्फ वॉइस एक्टिंग ही की थी। दूसरी तरफ एक्टर विन डीजल ने इस मूवी के लिए ग्रूट की वॉइस को 16 डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेज में परफॉर्म किया था, जो कि फर्स्ट मूवी में सिर्फ 6 थी। नंबर 18, मैंटिस को इस मूवी में एक एलियन की तरह इंट्रोड्यूस किया गया है, बट कॉमिक्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में मैंटिस एक नॉर्मल ह्यूमन थी, जो कि अपनी इन पावर्स एंड स्किल्स को क्री के साथ रहकर सीखती है। बट इस मूवी में डायरेक्टर जेम्स गन सिर्फ पीटर क्विल को ही वन एंड ओनली ह्यूमन एंड अर्थलिंक की तरह दिखाना चाहते थे, तो इसी वजह से वॉल्यूम 2 में मैंटिस को एज ए एलियन इंट्रोड्यूस किया गया था। नंबर 19, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 ऐसी फर्स्ट MCU मूवी है जो कि फेज 3 का पार्ट होने के बावजूद भी इसकी स्टोरी फेज 2 में है। I mean, इस मूवी की स्टोरी फर्स्ट मूवी के 3 महीने बाद शुरू होती है, यानी सिविल वॉर से भी पहले, जिसके हिसाब से ये फेज 2 का ही पार्ट बन जाती है। एंड सेकंड मूवी है कैप्टन मार्वल, जो कि फेज 2 में रिलीज होने के बाद भी उसकी स्टोरी फेज 1 की है। नंबर 20, तो इस मूवी में हमें स्टेनली को वॉचर के रोल में दिखाया गया था, जो कि अपने एडवेंचर्स को बाकी के वॉचर्स को बता रहा होता है। एंड आई थिंक स्टेनली को एज ए वॉचर दिखाना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था, जिससे कि इनके सभी दूसरे कैमियोज भी लॉजिकल लगते हैं कि कैसे वो हमें हर एक मार्वल मूवी में देखने को मिल जाते थे। और शायद ही आपने नोटिस किया हो, बट इस सीन में एक बहुत ही बड़ी कंटिन्यूटी मिस्टेक थी, जिसको बाद में खुद डायरेक्टर जेम्स गन ने भी कंफर्म किया था। फर्स्ट वाज दिस सीन। Anyway, before I was so rudely interrupted, at that time I was a Federal Express man. तो इस सीन में स्टेनली एक फेडरल एक्सप्रेस मैन होने की बात करता है, जो कैमियो इन्होंने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में किया था। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वॉल्यूम 2 की स्टोरी फर्स्ट मूवी के 3 महीने बाद शुरू होती है, यानी 2014 में, बट सिविल वॉर हुई थी 2 साल बाद, यानी 2016 में। इसके हिसाब से इस पर्टिकुलर सीन में इस कैमियो को मेंशन करना बहुत ही बड़ी कंटिन्यूटी मिस्टेक थी। तो आपका इस बारे में क्या मानना है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 मूवी से जुड़े ऐसे कमाल के 30 फैक्ट्स जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। और आगे और भी फैक्ट वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।